हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBACIO 2024 एग्जाम का डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड बेसिक से लेके हाई लेवल तक का जितना भी क्वेश्चंस यहां पर आया है वो सभी बहुत ही तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना चाहिए एंड कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए एंड किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर के साथ। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगा डियर कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। डियर, जब हम लोग बात करते हैं IBI, देखिए IBACIO 2025 की, तो क्रैश कोर्स आपका अवेलेबल है जिसमें जर्नल स्टडीज प्लस इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग टॉपिक सारे कवर करेंगे हम लोग। बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, जिसमें हम लोग आपको एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। चाणक्य बैच है ये आपका, जहां पर हम लोग बेसिक्स लेकर मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग सभी कुछ यहां पर कवर करेंगे। सेकंड, अगर आप NCERT क्विज बाय टीम निष्ठा सर्च करते हैं तो www.ncertquiz.com पे आपको जाना है। यहां पर आपको सारे क्विज मिलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे आपको बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, एकदम लेवल के साथ। दूसरी बात यह कि आपको यहां पर जो क्विज है डियर, NCERTquiz.com पे आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास के 6 to 12, साइंस 6 to 10, पॉलिटी आपका मिलेगा 9 to 12, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स की बात करें तो डियर यहां पर आपको 11 to 12 के सारे क्विज मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट दे सकते हैं फॉर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड मोर, सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है आपका यहाँ पर और आप जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और चीजों को अच्छे से सीखिए। दूसरी बात ये कि हम बात करते हैं संदीप सर के बारे में, तो मुझे तो साइड हो जाना चाहिए पहले ताकि मैं आपको यहाँ संदीप सर के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो डियर डिटेल में सब कुछ मेंशन है। संदीप सर कौन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना ही काफी है इनके बारे में जानने के लिए। बस हाँ, एक चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, संदीप सर का एक संकल्प है और संकल्प ये है कि वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़े, गांव से, देहात से, शहर से, कहीं से भी हैं आप, हमें मैटर नहीं करता डियर। हमें मैटर करता है कि हम आपको सिलेक्शन दिलाएं, चीजों को तरीके से सिखाएं और आपको तरक्की की ओर ले जाएं। बस एक ही मोटो है, दैट इज सिलेक्शन। तो उसी के साथ टीम निष्ठा एक निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है, आप लोगों को साथ में लेकर एंड उम्मीद के साथ कि आप लोग चीजों को बहुत क्लियरिटी से समझेंगे और क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है मिस्टर 8 UHW VLP 88 इन अ सर्टेन वे रिलेटेड है। इन द सेम वे फिक्सिंग जो है वो आपका रिलेटेड है JQLALI से। उसी तरह से आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ही मैच करने, मतलब लेफ्ट वाले को राइट वाले से मैच करना है। आई नो इसमें टाइम लग सकता है, तो मैं उसी हिसाब से टाइम भी आपके लिए अरेंज कर रहा हूं। 1 minute 30 seconds का हम लोग टाइम यहां पर लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप पूछते हैं मुझसे सर कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करें, कौन से क्वेश्चन छोड़ दें। तो ये क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लॉजिक्स भी लगते हैं, और जब लॉजिक्स की बात होती है तो टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में छोड़कर चलना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। तो चलिए आपके सामने है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है मिस्टर मिस्टर का जो लॉजिक है मैंने आपको बताया, यहां पर लिखा है 8 का लॉजिक 88 से कैसे है, ये समझने वाली बात है। 16 का लॉजिक 272 से कैसे है, ये समझने की बात है। सेम ऐसे ही आपको जो ऑप्शंस यहां पर है उनका लॉजिक 10 का 18 का 20 का 24 का इन नंबरों से कैसे होगा और कौन सा किससे मैच करेगा, ये समझने वाली बात है। तो चलिए बिना देरी किए हम एक चीज समझना चाहेंगे डियर, यहां पर नंबर पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ नंबर पे कि नंबर आपका 18 आपका 88 कैसे बना होगा। अगर आप वहां लॉजिक लगा ले गए, फिर देखिए 16 का लॉजिक 272 कैसे बना होगा, वहां दिमाग लगा ले गए तो काम आसान हो जाएगा। ऑलमोस्ट टाइम अप होने वाला है, टाइम अप। चलिए डियर,
हम जब बात कर रहे थे मिस्टर की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिस्टर MISTER, ये हमने यहां पर लिखा। एंड जो इसकी कोडिंग थी वो थी डियर आपका UHWVLP। अब सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, M का 13, I का 9, S का 19, T का 20, E का 5, R का 18, U का 21, H का 8, W का 23, V का 22, L का 12 एंड T का 16। हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद आप पहले लॉजिकली सोचिए, क्या कोई लॉजिक लग रहा है? जी हाँ, लॉजिक लग रहा है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अगर आप क्रॉस में देखेंगे तो डियर +3 जा रहा है। ऐसे यहां पर देखिए 9 से 12 हुआ +3, 5 से 8 हुआ +3, 19 से 22 हुआ, ये हुआ, यानी +3 का लॉजिक है। तो यानी अगर आप देखिए, आप करते हैं फिक्सिंग, FIXING, फिक्सिंग। तो फिक्सिंग के साथ आप क्या करेंगे, JQLALI। आप केवल एक लेटर चेक करके देखो, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। डियर यहां पर भी F का देखिए 6 है, I का 9 है तो +3, I का 9 है, L का 12 +3, X का 24 है, A का 1 है, या 27 कह लीजिए तो +3। तो यानी यहां से यहां से यहां, अच्छा एक काम करते हैं, पेन थोड़ा पतला करके देख लेते हैं, पतला ही है। तो डियर यहां से यहां +3 है, फिर यहां से यहां +3 है, यहां से यहां भी +3 है, ये 9, 12, तो ये भी क्या है, +3 है, 14, 17 +3 है, एंड यहां से देखिए G हो गया 7, J का हो गया 10, तो ये भी हो गया +3, +3 +3 +3 +3 +3, सभी जगह क्या है आपका +3 है। तो यानी लॉजिक तो समझ में आ गया। अब देखिए 8 से बना 88, तो सबसे पहले 88 देखो कट रहा है इससे, हाँ जी कट रहा है, तो 11 टाइम्स कट रहा है। अब इसी तरह से अगर आप नोटिस करेंगे तो डियर 16 से 272 जब हमने डिवाइड किया, 16 एकम 16, तो यहां पर देखिए आपका क्या बचा, 1 1 एंड लास्ट में 2। तो 16 का टेबल कितनी बार जा रहा है, 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112। डियर हमें एक चीज समझ में आ गई कि 8 का जो मल्टीप्लाई है वो 11 से हुआ है, और 16 का जो मल्टीप्लाई है वो 17 से हुआ है। तो ये लॉजिक क्या है? तो डियर लॉजिक सिर्फ इतना सा है, अगर आपको समझ में आए तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये मल्टीप्लाई हुआ नेक्स्ट प्राइम नंबर, 8 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, 8 के बाद, 8 के बाद पड़ता है 9 10 11। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है, और 11 आपका प्राइम नंबर हो गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से 16 के बाद 17 अगला प्राइम नंबर हो गया। तो हमें क्या करना है डियर, हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। जैसे ही आसान होगा तो आप ये देखो कि आपको लेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर देखा क्या है, 10 है, क्या है डियर यहां पर 10 है, और 10 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, तो 121 आना चाहिए था, सॉरी 110 आना चाहिए था। क्या 110 कहीं पर है, नहीं, तो 1 का पेयर नहीं बन सकता, और जैसे दिखा कि 1 का पेयर नहीं बन सकता तो 1 यहां था भी नहीं। अब देखिए अगला नंबर है 18, डियर 18, हम 18 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 19 में करेंगे। किस में करेंगे, 19 में करेंगे। तो 18 का 19 में मल्टीप्लाई करना यानी टिपिकल टास्क है। तो एक काम करते हैं ना, 18 का टेबल याद करो कितना होता है, 180, और 18 का 9 टाइम्स कितना जाएगा, 162, दोनों को ऐड कर दो, यहां हो गया 2, 14 का 4 हासिल 1, तो ये हो गया 342। क्या 342 आपको कहीं पर भी दिखा, कहीं पर भी दिखा, नहीं दिखा, यानी इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, सेकंड का भी पेयर नहीं बन रहा है, और सेकंड का पेयर नहीं बन रहा है तो देखिए ये ऑप्शन आपका देखते ही बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, देखते ही बाहर हो गया, क्योंकि आपको सेकंड का पेयर बनता हुआ नहीं दिखा। एक मिनट डियर, एक मिनट रुको, सेकंड का पेयर, यस फाइनली सेकंड का पेयर भी नहीं बना। अच्छा देखो 20 यहां पर दिया 20, 20 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो डियर 20 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 23 में। तो देखो कितना हो जाएगा, 460, कहीं पर 460 दिखा, नहीं दिखा, यानी थर्ड का पेयर भी नहीं बना, और थर्ड का पेयर नहीं बना तो ये भी कट गया, आंसर हो गया डी, थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन का पेयर बनेगा।
और देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, 24 दिया है। तो 24 का जो मल्टीप्लाई है वो किस में होगा, 25 में नहीं, 27 में नहीं, 29 में होगा। और 29 में होगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। फिर देखिए 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4। तो डियर फाइनली ये आपका जो जुड़ के बनेगा ये बनेगा 696, 696 और 696 आपको यहाँ पर मिल रहा है। और मिल रहा है और डियर इसके बाद देखिए एफ, एफ होता है 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 3 4, 21 प्लस 3 24 यानी एक्स, 3 प्लस 3 6, फिर देखिए 5 और 3 8 और फिर देखिए 20 और 3 23। यस, फोर्थ का पेयर बना आपका किसका, वाई के साथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आप खुद देखिए कि इन क्वेश्चंस को करने में लगता है टाइम, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, टाइम टेकिंग है तो छोड़ के चलना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दैट इज बेस्ड ऑन नंबर 25, 75 एंड 200। फिर इसी तरह से देखिए 36, 24, 240। तो जो रिलेशन आपका यहां लगा है तो ये भी वही क्वेश्चन है जिनमें लॉजिक्स लगते हैं। और लॉजिक्स लगने का मतलब है वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना है, मैंने बोला कब अटेम्प्ट करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में धोखा खाने वाले हैं या हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना देने वाले हैं, तो हमें टाइम बचाना है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो। 25, 75, 200, 36, 24, 240। डियर ध्यान से करिएगा आंसर। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और डियर यहाँ जब आप लॉजिक देखोगे ना आप खुद देख कर हिल जाओगे, अरे सर इतना टिपिकल लॉजिक। यस, एक अलग ही लेवल है इस क्वेश्चन का। यानी मुझे लग रहा है कि शिफ्ट वाइज जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती गई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, पेपर का लेवल भी कहीं ना कहीं अपग्रेड भी हुआ और कहीं लो भी हुआ। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिले जो बहुत लो लेवल के थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जो टफ लेवल के। देखिए समझिए, यहाँ पर आपको दिया 25, 25 के बाद दिया 75, 75 के बाद दिया 200। तो डियर सबसे पहले क्या किया, 25 को रूट किया 25, द रिजल्ट इज 5। 5 का क्यूब किया 125 और 125 में 75 को ऐड किया तो रिजल्ट जो बना वो आपका 200 बन गया। क्या ये लॉजिक सेकंड में अप्लाई कर रहा है? देखिए 36, 36, अच्छा एक काम करते पहले इसको लिख लेते हैं। तो हम इतना समझ लें कि आपने देखा अगला जो था 36, 24। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, बहुत दिक्कत करते हैं ये क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आप देखो 25 का रिलेशन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, बट यहां देखा तो नंबर ही घट गया, तो यानी लॉजिक तो फेल हो गया। अब देखिए आपका क्या है 240। तो अगर हम इसको रूट कर दें रिजल्ट इज 6 और 6 का क्यूब 216 और 216 में अगर 24 को ऐड कर दें तो रिजल्ट 240 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलो ढूंढते हैं। 35 हमारा रूट हो नहीं सकता, कैंसिल हो गया। 4 को रूट करेंगे, 16 को रूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 18 98 तो नहीं बनेगा। चलो ये दो कैंसिल हुए। फिर अगला चले, यहां पर डियर आपका क्या हो गया, 64 को रूट करेंगे तो डियर हो जाएगा 8, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 512 प्लस 55 हमारा 457 कभी नहीं हो सकता क्योंकि यही 500 आया है। यहां पर देखिए 7 का क्यूब 7, जब रूट किया तो 7 आया, 7 का क्यूब 343,
343 में आपने कितना ऐड किया? 50। तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो 393 आया। 393 इज द राइट आंसर, यानी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है एकदम परफेक्ट है, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ जैसे हुआ हमें क्लियरली मिल गया, यानी लॉजिक जबरदस्त था, नो डाउट। मतलब अच्छे अच्छे लोग इसको सोचने में टाइम ले गए, एग्जाम में काफी लोग इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाए थे। कह रहा है एक क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, यानी टू स्टेटमेंट यहां पर गिवन है, आपको बता रहे हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, एंड यहां पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज प्रतीक रिलेटेड टू चित्रा, चित्रा से प्रतीक कैसे रिलेटेड है, बस ये बताना है। रिलेशन उसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या ये आंसर, अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा एक एरर है, एरर मतलब क्या है, ये हमारी तरफ से एरर नहीं है, प्रिंटिंग में एरर नहीं है, ये एरर है क्वेश्चन पूछने वालों की तरफ से। यहां पर क्लियर रिलेशन होता है जिसके लिए डेटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, बट यहां पर पूछ रहा है हाउ रिलेटेड, तो हाउ रिलेटेड में कुछ भी आ जाए, अब रिलेशन रिलेशन है, ठीक है, बस निकलना चाहिए, रिलेशन मिलना चाहिए, यानी लिंक होना चाहिए। मैंने बताया जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है तो डियर मैं टाइमर सेट कर दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने जो बात बेसिक बताता हूं वो आपको यहां लिख देता हूं। कभी भी किसी मेल कैंडिडेट को शो करने के लिए हम लोग एक बॉक्स यूज करते हैं, किसी फीमेल को शो करना है तो फीमेल को शो करने के लिए हम लोग एक सर्कल यूज करते हैं। दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हमें शो करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम लोग एक डॉट यूज करते हैं। और दो लोगों के बीच आपको ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन शो करना है, तो हम लोग एक प्लस यूज करते हैं, चाहे दो ब्रदर हो या दोनों सिस्टर हो या एक ब्रदर एक सिस्टर हो। अब कह रहे हैं हाउ इज प्रतीक रिलेटेड टू चित्रा, चित्रा से कैसे रिलेटेड है। तो डियर दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड टू, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ते समय आप दूसरे स्टेटमेंट को फोकस नहीं करेंगे, एंड दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ते समय आप पहले स्टेटमेंट को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा दोनों अलग अलग पढ़े जाते हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलता है तब उन स्टेटमेंट्स को मर्ज किया जाता है कि शायद दोनों को मिलाकर आंसर आ जाए। सबसे पहले देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ प्रतीक, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ प्रतीक यामी सेड, तो हम पहले इसको देखते हैं। यामी ने प्रतीक की फोटो की तरफ देखते हुए कहा ही इज द सन, यानी ये सन है तो मेल हो गया, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स चित्राज हस्बैंड सावंस फादर्स वाइफ रश्मि। यानी डियर यहां पर आपसे कह रहा है कि ही इज द सन, वो सन है किसका, ऑफ माई मदर चित्रा, मेरी मदर चित्रा, हस्बैंड सावन, यानी चित्रा के जो हस्बैंड है सावन, उनके फादर्स वाइफ, उनके फादर की वाइफ का, यानी यामी कह रहा है मेरी मदर चित्रा हस्बैंड सावन के फादर यहां पर है, फादर यहां पर है, और उनकी वाइफ यहां पर है, और ये उनका सन है, तो यानी यहां पर आ गया प्रतीक। तो जब प्रतीक यहां पर आ गए तो एक चीज तो क्लियर है, क्या, हाउ इज प्रतीक रिलेटेड टू चित्रा, तो प्रतीक चित्रा से कैसे रिलेटेड है, डियर क्लियर है, प्रतीक चित्रा के देवर है, देवर यानी ब्रदर इन लॉ, यानी कहीं ना कहीं पहले स्टेटमेंट से तो हमारा आंसर यहां पर बन रहा है। क्या हो रहा है डियर, पहले स्टेटमेंट से तो हमारा आंसर बन रहा है। अब चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड, पहले से आंसर आ रहा है, क्लियर है, सेकंड पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ चित्रा ऑफ चित्रा, वृति सेड, वृति ने चित्रा की फोटो की तरफ देखते हुए क्या कहा, हम इस पे बात कर लेते हैं। शी इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स सन वाइफ,
यहां पर आपसे बोला शी इज माइन, यानी ये जो है चित्रा, शी इज माइन पैटर्नल ग्रैंडफादर्स सन वाइफ। शी इज माइन पैटर्नल, तो यहां पर लेते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी इनके फादर के फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर्स सन्स वाइफ। तो सन्स वाइफ ये भी हो सकता है कि इनकी बेटी हो सन्स वाइफ, या हो सकता है इनकी वाइफ हो उनकी बेटी हो, ये भी सन है ये भी सन है। क्लियर है? तो इस केस में चित्रा कजन भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, डेफिनेट आंसर नहीं आ सकता, और डेटा सफिशिएंसी ये कहता है कि डेफिनेट आंसर आना चाहिए। तो यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट सेकंड नॉट, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो यहां पर हमारा डियर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को पहले तो हमें तरीके से पढ़ना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर हम लोग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ चलाएंगे, एंड देखिए यहां पर होता क्या है, मैं स्क्रीन से पूरी तरह से हटूंगा क्योंकि वरना आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। कह रहे रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टेटमेंट है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस इन कंट्री ए डिस्पाइट हैविंग अ गुड सेविंग रेट। The saved resources needed to be mobilized such that the locked sources and freed up for right investments. Some people here are investing in less productive assets like consumer durable and gold. As per the recommendations of experts, if the country needed to grow, there should be more investments in other productive, more beneficial sectors such as agriculture, manufacturing, or service. You must assume everything in the statement to be true, and on the basis of the information given in the statement, decide which of the source of action logically follow the pursuing. इसका मतलब मैं आपको हिंदी में भी समझाना चाहता हूं, उसको भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। डियर हिंदी में इसका मतलब है देश में अच्छी बचत दर होने के बावजूद घरेलू निवेश बहुत कम है। बचाए गए संसाधनों को इस तरह से जुटाए जाने की जरूरत है कि बंद पड़े साधन सही निवेश के लिए मुक्त हो। यहां कुछ लोग उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और सोने जैसे कम उत्पादक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार अगर देश ए को विकास करना है तो कृषि, विनिर्माण या सेवा जैसे अन्य उत्पादक और अधिक लाभकारी क्षेत्रों में अधिक निवेश होना चाहिए। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना चाहिए कि कौन सी कार्रवाई तार्किक रूप से सही है। डियर पहला कह रहा है अ पीपल residing in country A should be asked to keep their saving to themselves and should not rely on any of the investment options in this difficult time. यानी कह रहा है देश ए में रहने वाले लोगों को अपनी बचत अपने पास रखने के लिए कहा जाना चाहिए और इस कठिन समय में किसी भी निवेश विकल्प पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो डियर ये स्टेटमेंट कहीं से भी कहीं तक फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि उसमें क्लियर बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो मतलब सिस्टमेटिक तरीके पे जो लोग हैं जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को जैसे सोना हो गया या फिर कृषि हो गया उस जगह उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा किसने बोला है? सिफारिश की गई है विशेषज्ञों द्वारा। तो यानी कहीं ना कहीं ये तो वैलिड है नहीं। चलिए दूसरे पे आते हैं। पीपल इन द कंट्री शुड बी मेड अवेयर अबाउट द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन वे विच आर मोर प्रोडक्टिव एंड प्रोवाइड मोर रिटर्न्स। यानी यहां पर कह रहा है देश के लोगों को जो विभिन्न तरह के निवेशक हैं उनके बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनको अच्छे निवेश अच्छे रिटर्न मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड है। तो सेकंड तो मुझे वैलिड दिख रहा है। अच्छा थर्ड पे चलते हैं। पीपल शुड बी discouraged to put their investment in sectors such as agriculture,
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एज पर द एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन। यानी यहाँ पर थर्ड में कह रहा है विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार लोगों को कृषि विनिर्माण या क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में अपना निवेश करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डियर, कैसे कर सकते हैं हम डिस्करेज? क्लियरली स्टेटमेंट में बोला है कि जो बातें हैं उनको सही मानना है, देन उसके बेसिस पे आंसर करना है। एंड लास्ट है, एनी शॉर्ट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी अलाउड इन द टाइम वेयर द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आर फायरली लो। यानी ये कह रहा है ऐसे समय में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष विदेश निवेश में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे जब घरेलू निवेश काफी कम है। ये भी कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं रिलेट किया केवल फोर्थ यानी ऑप्शन बी। बाकी सब कहीं ना कहीं गलत हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं इस सीरीज में आपको ये बताना है कि इनमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। एक नंबर यहां पर कहीं ना कहीं गलत है, उस गलत नंबर को पकड़ना है और बताना है कि गलत क्यों है। लॉजिकली ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस फोकस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। 6 दिया है, 12 दिया है, 48 दिया है, देन उसके बाद 382 एंड 6144। मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है डियर, सीरीज तो मतलब 1000 तक पहुंच गए 6 टाइम्स में, तो यानी कुछ ना कुछ लॉजिक अलग तो लगा होगा, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 का लॉजिक है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 का लॉजिक है, तो 2 4 4 के बाद ये 6 तो नहीं है, क्योंकि 6 चौक 24 240 तक, ये मुझे लग रहा है 12 चौक 48, कहीं ना कहीं 8 का लॉजिक हो सकता है। तो यानी 48 मल्टीप्लाई विद 8 अट्ठो 64 का 4 हासिल 6 8 48 48 6 54। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत हो गया, सॉरी। 8 चौक 8 सिंह 48 पढ़ रहा हूँ, देखो 8 चौक 32 8 सिंह 48 8 चौक 32 32 और 6 38 384 हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर तो डियर आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ आएगा 384। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 8 है और देखिए क्या मल्टीप्लाई 16 है 384 में, तो 384 मल्टीप्लाई विद 16। वैसे जरूरत नहीं है चेक करने की, बट तब भी चेक कर लो। 16 चौका 64 का 4, तो लास्ट यूनिट 4 डिजिट आगे खत्म, आगे चेक मत करो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 3। यही नंबर यहाँ पर गलत पुट है एकदम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, करिए ध्यान से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, गलती ना होने पाए बस ये देखिएगा, क्योंकि सिलॉक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। डियर देखिए,
ऑल ब्रिंजल आर पोटैटोज। आर पोटैटोज। सम पोटैटोज आर नॉट टोमेटो। सम पोटैटोज आर नॉट टोमेटोज, आप ऐसे भी बना सकते थे टोमेटो। सम पोटैटोज आर नॉट टोमेटोज, आप ऐसे भी बना सकते थे, दोनों तरीके से सही है। फिर कहे सम टोमेटोज आर कैरेट। सम टोमेटोज आर कैरेट ऐसे भी हो सकता था और कैरेट ऐसे भी हो सकता था। तो यानी ब्रिंजल इक्वल्स टू टोमेटो, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया। और डियर आप यहां पर देखिए ये हो गया आपका पोटैटो। और देखिए आपको एक चीज बोली थी, टोमेटो का रिलेशन किससे, कैरेट से है, तो यहां रख दिया। एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। कह रहे सम टोमेटोज आर नॉट कैरेट, कुछ टोमेटो ऐसे जो कैरेट नहीं है। यहां पर सही, यहां पर गलत, सारे टोमेटो कैरेट हो गए, तो ये बना CNS। सम पोटैटोज आर टोमेटोज, तो सम पोटैटोज आर टोमेटोज हो भी सकता है। और एक रिलेशन ये भी हो सकता है डियर, आपसे बोला है सम वाले केस में नो वाला डायग्राम बन सकता है, क्योंकि बोला है सम पोटैटोज आर नॉट टोमेटोज। तो टोमेटोज आपका यहां भी आ सकता था और कैरेट आपका यहां भी आ सकता था, ये भी याद रखिए। ठीक है, आपसे पहला जो पूछा गया था सम टोमेटोज आर नॉट कैरेट्स, कुछ टोमेटो कैरेट नहीं है, तो ये बात सही भी हो सकती है गलत भी, क्योंकि सम टोमेटोज आर कैरेट स्टेटमेंट में दिया है, तो सारे भी हो सकते हैं। अब यहां पूछ रहा है सम टोमेटोज आर नॉट कैरेट, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड था आपका कंक्लूजन, सम पोटैटोज आर टोमेटोज, सम पोटैटोज आर टोमेटोज हो भी सकता है और नहीं भी, तो अगेन CNS। तो डियर दोनों CNS मिलकर भी आइदर और बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, क्योंकि तीन चीज है, टोमेटो कैरेट एंड पोटैटो, आइदर और नहीं बनेगा, तो ये भी गलत ये भी गलत। वैसे भी दोनों एक सम है एक सम नॉट है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो है, बट दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप जाते हैं तो आपका कोई भी यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, ये एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए ध्यान से करिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ पर टाइम खत्म होता हुआ हमारा। चलो डियर यहाँ पर एक चीज समझो पहले, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, मतलब मैं कह रहा था ना कुछ क्वेश्चन टफ कुछ क्वेश्चन आसान, तो ये उसी में से है। तो डियर देखिए यहाँ पर 8 9 10 11 12 25 30 35 40 45 सही है। यू का हो गया 21 20 20 के बाद हो गया 19 19 के बाद यहाँ 18 18 के बाद होना चाहिए था 17, बट यहाँ पर 16 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 15।
ये सॉरी, ऑप्शन ए L45P। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7। डियर एक मिनट के लिए रुकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हम चल रहे हैं। 4 किसी तरीके से सेम है, एक अलग है, वो अलग कौन सा है ये आपको बताना है। इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड्स है। PTADHK एंड लास्ट ऑप्शन है JM। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसे केसेस में ना बेटर होता है कि आपको इनकी पोजीशंस याद होंगी, आंसर मिलेगा। पोजीशंस याद नहीं होंगी, आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पोजीशंस लिख लेते हैं PT, फिर आपका है AD, AD के बाद है डियर HK एंड JM। तो जब आप देख रहे हैं P का 16, T का 20, A का 1, D का 4, H का 8, K का 11, J का 10, M का 13। तो हमें क्लियरली एक चीज नोटिस की होगी हमने कि डियर यहां से यहाँ +4 गया है, यहां से यहाँ +3 गया है, यहां से यहाँ +3 गया है, और यहां से यहाँ भी +3 गया है। तो सभी में +3 है, बस फर्स्ट वाले में +4 है, +4 है। तो यानी PT आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना आपका ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अच्छा ये आप देखिए, ये लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में 66 स्टूडेंट्स हैं जो एंजॉय करते हैं, एंजॉय रॉक म्यूजिक, 62 enjoy pop music, 58 enjoy jazz music, 16 enjoy both rock and pop, फिर 27 enjoy both pop and jazz, 13 enjoy both jazz and rock। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं नो वन एंजॉय ऑल थ्री म्यूजिक्स, फाइंड आउट हाउ मैनी एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ म्यूजिक। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो एक तरह के म्यूजिक को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कम से कम एक तरह के। तो यानी कम से कम एक तरह के मतलब हो गए ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, एटलीस्ट टू, ये ऑल थ्री म्यूजिक्स। तो यानी हम सबको ऐड करके इसमें बताएंगे, नन वालों को हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक कॉलेज में 66 स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं रॉक म्यूजिक। तो लॉजिकल वेन डायग्राम इस केस में मुझे लगता है कि बेटर पड़ता है, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर, यह है रॉक जिसको 66 लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर उसके बाद 62 लोग एंजॉय कर रहे हैं किसको, पॉप म्यूजिक को, पॉप 62, 58 एंजॉय कर रहे हैं जैज को। अब आपको करना क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना था। 16 एंजॉय रॉक एंड पॉप म्यूजिक, रॉक एंड पॉप म्यूजिक। यहां देखिए ऑल थ्री एंजॉयज, यहां पर सबसे पहले देखो नो वन एंजॉय ऑल थ्री म्यूजिक, तो ये 0 हो गया। तो 16 एंजॉय कर रहे हैं आपका किसको, रॉक एंड पॉप, तो यहां पर आ गया 16 रॉक एंड पॉप। फिर आप देखिए 27 एंजॉयज पॉप एंड जैज, पॉप एंड जैज को कितना 27, पॉप एंड जैज 27। 13 एंजॉय कर रहे हैं बोथ जैज एंड रॉक। डियर अगर ये 66 है तो ये दोनों मिला के हुआ 29, और जैसे 29 आप इसमें से माइनस करेंगे तो डियर आप जो रिजल्ट निकालेंगे, 16 पहले गया तो बचा 50, 50 में से 13 गया 37 आ गया, राइट। तो यहां पर आपका पहले जो निकल के आया दैट इज 37। अब 37 के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो 16 + 27, अगर देखिए 12 13, तो यहाँ डियर जो निकल के आया 43 निकल के आया, तो यहाँ पर बचे 19, 13 27 सबको ऐड कर दो 40 हो गया, ये थे 58, तो यहाँ बचे वो लोग हो गए 18। तो जब आपसे पूछ रहा है कि कुल लोग कितने हैं, तो डियर आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल है,
16 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 19 प्लस 18, 18 19, ये मिलके को 37, 37 ये रहा, यहां रख दिया हमने। 13 और 17 मिलके आपका कितना हो जाता है, सॉरी 13 और 16 मिलके 29 एंड 27 यहाँ पर ऐड गए, 7 7 14 21, 21 और 9 30 का 0 हासिल, 3 3 3 6 3 3 9, 9 और 4 13, यानी 130 लोग हो गए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ एक सीरीज चल रही है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट लॉजिक। करेक्ट लॉजिक क्या होगा, 40 सेकंड्स का समय। सबसे पहले आपको दिखा एक सर्कल, सर्कल के बाद एक लाइन, देन ट्राइंगल एंड बॉक्स। तो आपका फिर दिख रहा है सर्कल, ट्राइंगल एंड बॉक्स की एक लाइन कम हो गई। फिर आगे आपने देखा सर्कल, लाइन एंड ट्राइंगल, तो बॉक्स की बाकी लाइनें भी कम हो गई। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहां से एक लाइन माइनस हुई, यहां से दो लाइनें माइनस हुई, अब यहां से तीन लाइनें जाएंगी तो ट्राइंगल चला जाएगा, सर्कल एंड लाइन हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन बेस्ड ये असर्शन एंड रीजन। आपको बताना है कौन सा रीजन यहां पर आपका वैलिड होने वाला है। आपको ध्यान से आंसर करना है। A equals to B means A is mother of B. A at the rate B means A is brother of B. A percentage B means A is husband of B. A and B means A is father of B. Based on the above information, find out which of the following given statement can be the reason behind the assertion made below if it is given that V at the rate D percentage R equals to C at the rate N. तो assertion है W's mother is the wife of D's brother. W's mother is the wife of D's brother. तो ये कैसे निकलेगा, V परसेंटेज L से या W एट द रेट T से, या दोनों से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट नीड टू फोकस एंड रिप्लाई करेक्टली। करेक्टली आपको रिप्लाई करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मैंने आपको बताया बॉक्स मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल, वो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। डियर अब एक चीज देखिए, V एट द रेट D, एट द रेट का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है। V इज द ब्रदर ऑफ D। परसेंटेज, पहले वाला बाद वाले का हस्बैंड है, D इज द हस्बैंड ऑफ R। R इक्वल्स टू पहले वाला बाद वाले की मदर है, R इज मदर ऑफ C। C एट द रेट का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, यानी C इज द ब्रदर ऑफ whom N। अच्छा अब आपको करना क्या है, यहां पर आपसे कह रहे हैं W's मदर, यानी W की जो मदर है, W's mother is the wife of D's brother. Mother is the wife of D's brother. D के ब्रदर की वाइफ और W की मदर। तो डियर एक चीज देखो, D का ब्रदर तो ये रहा, यानी इनकी वाइफ होनी चाहिए, यानी हमें इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, W's mother W's mother is the wife of D's brother। कुछ ऐसा हमें आना चाहिए। तो V परसेंटेज L, तो V परसेंटेज L, तो V परसेंटेज L, अच्छा D और W की बात की है, तो यहां पर दिया है V, यहां पर दिया है L,
तो डी तो कहीं दिया ही नहीं है, और जब डी कहीं नहीं दिया तो आप रिलेशन किससे बना रहे हो, बी परसेंटेज एल से भी आपके, अच्छा डी यहाँ पर है, अच्छा सॉरी डी दिया है, डब्ल्यूज, अच्छा डब्ल्यू कहीं दिया नहीं है इस इक्वेशन में, तो जब डब्ल्यू ही नहीं दिया तो डियर एक बंदा दिया नहीं एक बंदा दिया है, तो हम रिलेशन तो बना ही नहीं सकते पहले से, तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा। डब्ल्यू एट द रेट टी, डब्ल्यू एट द रेट टी का मतलब है, एट द रेट का मतलब है पहले वाला बाद वाले का क्या है, ब्रदर है, यानी डब्ल्यू ब्रदर हो जाएगा किसका, टी का। तो बट देखो डब्ल्यू को टी के साथ लिंक कैसे करें, टी यहां पर नहीं दिया है, और जब टी यहां पर नहीं दिया है तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर किसी से भी नहीं आएगा, नाइदर ए नॉर सेकंड इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर से रिलेटेड है किसी तरीके से, तो यहां पर आपको एक ऑड वन आउट ढूंढना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑड वन आउट हियर। चलो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जाओगे तो डेफिनेटली आंसर ले जाओगे निकाल के। चलिए टाइम ऑलमोस्ट खत्म होता होगा, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ जो पिक्चर्स थी वो किसी ना किसी तरीके से रोटेट हो रही है यहाँ पर, तो हमें ये चेक करना है कि रोटेशन क्या है। अगर आप देखो ये वाली पिक्चर आपकी यहाँ पर चली गई, ये वाली पिक्चर यहाँ चली गई, स्टार यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, चलो यहाँ तक तो फाइन था। अब ये जो ट्राइंगल है ये अपर कॉर्नर पे गया, ये पिक्चर अपर कॉर्नर पे, ये पिक्चर अपर कॉर्नर पे, ये पिक्चर अपर कॉर्नर पे यहाँ जानी चाहिए थी, नहीं गई, इसीलिए आंसर हो गया ये आपका ऑप्शन फोर्थ, ये ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। 12th का आंसर हो गया फोर्थ। चलते हैं हम 13th क्वेश्चन पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको करिए, मैं जब तक क्या करूंगा इक्वेशन आपकी सेट कर दूंगा। आपसे कह रहा है ए डिनोट्स एडिशन, यानी ए का मतलब जो है वो एडिशन है, बी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन एंड डी डिनोट्स डिवीजन। ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ क्वेश्चन में। टाइमर चल रहा है, टाइमर के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो टाइमर चला गया कोई बात नहीं, आप तब भी सॉल्व करो। इक्वेशन है 37 के बाद ए यानी प्लस 2 बी, बी मतलब मल्टीप्लाई 70, फिर दिया है आपको सी, सी मतलब माइनस एंड 189 डिवीजन 7। देखो 187 अभी गलती से लिख दिया था, गलती हो जाती, 189 है, इट इज 189, 189 डिवीजन 7। यहां डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 14 के बाद 4, 7 सत्ते 49, ये माइनस में आ गया, 70 दूनी 140 यहां आ गया, और ये 37 आपका प्लस का आ गया। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डियर 177 माइनस 27, तो जब आप इसको 177 माइनस 127 कर दो, 27 कर दोगे तो ये आ जाएगा 150, 150 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहीं ना कहीं पजल बेस्ड क्वेश्चन है, और जब पजल बेस्ड क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 6% नेम पी क्यू आर एस यू वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। टाइमर चला लेते हैं। Each one of them belongs to the one of the 6 different cities. कोई चेन्नई से, कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, कोई मुंबई, कोई शिमला एंड कोई सूरत से। The person from Kolkata is third to the left of the person from Surat. U is to the immediate right of the person from Surat. W is second to the left of P. अब देखिए P is from Chennai and S is from Mumbai. तो कुछ लोगों का clearly mention है, S is third to the right of R.
P is not the immediate neighbor of U. R is not from Shimla. Q is third to the right of V. W अच्छा कह रहा है फिर which of the following is ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी इन इंफॉर्मेशन को देखते हुए कौन सा आपका सही है। द पर्सन फ्रॉम चेन्नई इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम शिमला। सेकंड है आपका क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एंड लास्ट है आपका द पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मुंबई। क्वेश्चन को समझते हैं। 6 पर्सन थे, 6 प्लेस लिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है पी क्यू आर एस यू वी, पी क्यू आर एस यू वी, ये आपके 6 लोग हैं। सिटीज भी अलग अलग दी है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सूरत। हम पोजीशन ही फिक्स नहीं करते, हम डायरेक्टली करते हैं द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सूरत। द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सूरत। जो सूरत से है उसके थर्ड लेफ्ट वो व्यक्ति है जो कोलकाता से है। हमें नहीं पता कौन कहां से। U is to the immediate right of the person from Surat. U is to the immediate right of the person who is from Surat. ये भी हमारा हो गया। U is to the immediate right of the person from Surat. कह रहा है R is second to the left of P. R is second to the left of P. P is from Chennai, यानी P का क्लियर है, P चेन्नई से। P को हमने क्या किया, चेन्नई पुट कर दिया। अब यहां पर देखिए S is from Mumbai एंड S is third to the right of R. S जो है वो मुंबई से है और S जो है वो थर्ड है किसके, R के। तो यानी 1 2 P अगर यहां है P S ये और ये R हो गया। अब ये कहां कहां आ सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और S जो है वो आपका मुंबई से है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। अब P कहां से, P चेन्नई से, ये भी क्लियर हो गया। यानी मुंबई और चेन्नई वाले दोनों पड़ोसी हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो डियर अगर आप इधर बैठाओगे एक व्यक्ति 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P और S को यहां बैठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो दैट मीन्स ये इधर तो नहीं आ सकता। तो अभी तक जितना समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि 1 2 3 4 4 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4, बट S मुंबई से है तो S यहां नहीं आ सकता, S आएगा यहां। S के लेफ्ट में आएगा P और P आपका है चेन्नई से, S है आपका मुंबई से। यही लॉजिक लगाने पड़ते हैं बस। और देखिए P के सेकंड लेफ्ट है R, तो यानी R आ गया आपका यहां पर, ये क्लियर हुआ। P चेन्नई से हो गया, ये भी क्लियर हो गया। S मुंबई से हो गया और S जो है वो R के थर्ड राइट हो गया, ये भी क्लियर हो गया। फिर लिखा है P इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ U. P U का नेबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। R इज नॉट फ्रॉम शिमला, तो R शिमला से नहीं है, शिमला से हो गया आपका U। अब जो सिटी बची है चेन्नई हो गई, दिल्ली बची है, तो दिल्ली से कौन हो गया, R हो गया। ये हमारा पजल है डियर, ठीक है। एंड Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ V. जो Q है वो थर्ड है किसके, थर्ड राइट ऑफ V। तो ये पोजीशन हमारी सेट हो गई। Which of the following is based on the given information is true? तो कौन सा ट्रू है आपको बताना है। पहला है द पर्सन फ्रॉम चेन्नई इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम शिमला। चेन्नई जो है वो शिमला के सेकंड टू द राइट है, नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट है। पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है Q इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P. P के सेकंड राइट Q है, हाँ जी, सेकंड आपका सही हो गया। बच्चा लास्ट क्या कह रहा है, द पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मुंबई। मुंबई के थर्ड लेफ्ट दिल्ली है, तो दिल्ली यहां पर है और मुंबई यहां पर है, मुंबई के थर्ड लेफ्ट दिल्ली है, ये भी आपका सही है।
तो यानी सेकंड एंड थर्ड आपका सही है और सेकंड एंड थर्ड आपको मिल रहा है ऑप्शन 1 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड सही है ना? ओ सॉरी, इसमें फर्स्ट भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, फर्स्ट नहीं सही होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक से आपको भी बचना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये पिक्चर आपकी कहां फिट होगी ये आप मुझे 30 सेकंड में बताएंगे, विद इन 30 सेकेंड्स। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये पिक्चर आपकी कहीं फिट हो रही है इन 4 ऑप्शन में से, तो वो 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें पिक्चर आपकी एकदम करेक्टली फिट होगी? डियर देखिए टाइम खत्म। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो डियर पहले तो ये बॉक्स नहीं मिला, मिल रहा है लाइन के साथ, इधर लाइन गई है, हमें राइट में चाहिए तो ये भी गलत हो गया। बॉक्स लाइन के साथ लाइन गई है, फिर लाइन इधर जाके इधर तिरछी आनी थी, नहीं मिली। बॉक्स लाइन गई है, तो लाइन फिर देखिए इधर जाके इधर आके इधर आके इधर आके इधर इधर, यस मिल गया, पूरा मिल गया। ये हमें क्लियरली मिल रहा है कि इसमें ऑप्शन फोर्थ में, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगर आप डाइस को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सा पासा ऐसा है जो बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है डियर, समझिए इसको कि ये लॉजिक क्या था। देखिए अगर आप कोई डाइस देख रहे हो, तो हम मान लेते 11 पीछे, 15 यहां पर है और 13 यहां पर है, तो डियर 16 यहां पर जाएगा, क्लियर है। और जब 16 यहां पर जाएगा तो 14 यहां पर आ जाएगा एंड 12 यहां पर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले एक चीज देखने वाली है कि अगर आप देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये पिक्चर ना ऐसे होनी चाहिए थी, लाइक दिस 11 15 13 एंड ऐसे आनी चाहिए, तब ये पिक्चर एक्यूरेट आती, क्योंकि 16 यहाँ आता, 14 यहाँ आता एंड 12 यहाँ आता, तब ये इस तरीके से आता। क्योंकि ये पिक्चर अगर ये डाइस है, ठीक है, ये डाइस है, तो ये कहीं ना कहीं एरर है, एरर क्वेश्चन में है या कहीं पर भी है, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए था, ये एरर है, तो ये ऐसा होना चाहिए था। ये पिक्चर पूरी तरह से मेरे हिसाब से रॉन्ग है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये है तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो आंसर बनेगा ही नहीं, ये कभी डाइस फॉर्म होगा ही नहीं। क्योंकि डाइस फॉर्म होने के लिए एक चीज समझिए, ये चारों पिक्चर आपकी एक साथ हो गई, ये कैसे डाइस फॉर्म होगा? क्योंकि हमें पता है 11 के अपोजिट 13 आना ही आना है, और 16 के अपोजिट 12 आना ही आना है, और 14 एंड 15 अपोजिट आने ही आने, और 14 एंड 15 अगर अपोजिट आएंगे, या अगर आप वैसे देखते हो तो 15 इसके भी पड़ोसी है, इसके भी पड़ोसी, इसके भी पड़ोसी, इसके भी पड़ोसी, यानी एक 3 के पड़ोसी लगातार नहीं हो सकता, और अगर होगा तो इस तरीके से नहीं हो सकता, उनमें से किसी ना किसी को अपोजिट जाना पड़ेगा। आप बना के देखना, कभी आपको समझ में आ जाएगा। खैर डियर, आप
एक चीज देखो कि अब अगर हमें यहाँ दिख रहा है कि जो अपोजिट है, जैसे 15 एंड 14 अपोजिट है तो साथ में नहीं हो सकते, 15 14 कहीं साथ में नहीं, 12 एंड 16 कहीं साथ में है, हाँ जी साथ में हो गए, गलत हो गया। 13 एंड 11 कहीं साथ में है, तो 13 एंड 11 कहीं साथ में दिख रहे हैं आपको। अच्छा 12 13 15, 12 13 15 आपसे पूछा क्या है, सेलेक्ट द डाइस विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बना, यही नहीं बन सकता, 16 12 अपोजिट है, साथ में कैसे हो गए, क्लियर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर गया वो थर्ड गया, बाकी सब बन सकते हैं बट एक्चुअली नहीं बन सकते। बन सकते हैं जैसे 12 13 15, तो 12 13 15 एंटी क्लॉक है, यहाँ पर क्लॉक दिखा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस तो गलत है, क्योंकि बनना क्लॉक वाइज ही चाहिए। 13 14 16, 13 14 16 ये उल्टा दिया है, ये भी। अब देखो 11 12 14, तो 11 12 14 ये पीछे है, ये इधर है, ये इधर है, तो 11 12 14, 11 12 14 ये भी एंटी क्लॉक का सीक्वेंस है। तो कुछ चीजें ना, पिक्चर गलत है, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट से अगर निकालेंगे तो आंसर थर्ड ही आने वाला है, ये बात कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। डियर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका फिक्सचर का कोड ये है, टॉर्मेंट का कोड ये है, तो इसी तरीके से आपको ये मैच करना है, और मैच करने के लिए आपको मिल रहा है 1 मिनट का समय। बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट हियर। चलो इसको देख लेते हैं डियर। सबसे पहले आपसे कह रहा है FIXTUR, कौन से क्वेश्चन छोड़ने, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने जो तुरंत सॉल्व नहीं करने, क्योंकि देखिए नंबर तो आपको, लेटर तो दिए 6, नंबर आपको दिए 5, फिर लेटर अगले में 1 2 3 4 5 6 7, अगले में नंबर हो गया 6, यानी एक नंबर घट रहा है। इसके बेसिस पे तो आंसर नहीं कर सकते, बट एक चीज देखो, अगर आप यहां पर देखो F की पोजीशन 6, I की पोजीशन 9, X की पोजीशन 24, T की पोजीशन 20, U की पोजीशन 21, R की पोजीशन 18 और E की पोजीशन 5, तो बेसिकली यहां पर इन्होंने किया क्या है, F का अपोजिट होता है U, U की पोजीशन 21, I का अपोजिट होता है R, R की पोजीशन 18, X का अपोजिट होता है C, C की पोजीशन हो गई 3, सेम। T का अपोजिट होता है G, G की पोजीशन हो गई 7, यहां पर देखिए U का अपोजिट होता है F, F की पोजीशन हो गई 6, R का पोजीशन होता है I की पोजीशन हो गई 9 और E का अपोजिट होता है क्या, V की पोजीशन हो गई 22। ठीक, अगर आप इन तीनों पोजीशंस को ऐड करोगे तो रिजल्ट बनेगा 42, इन तीनों पोजीशंस को ऐड करोगे तो रिजल्ट बनेगा 37, और ये 7 था ही, तो 42 7 37, तो 42 7 37 ऐसे बना। अब इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन हम कैसे करेंगे डियर, इसके लिए करना क्या है कि देखिए P का अपोजिट क्या होता है K की पोजीशन 11, R का अपोजिट I की पोजीशन 9, O का अपोजिट L की पोजीशन हो गई 12, G का अपोजिट T की पोजीशन हो गई 20, R की पोजीशन I की पोजीशन हो गई 9, A की पोजीशन, A का अपोजिट Z की पोजीशन 26, M की अपोजिट N की पोजीशन हो गई 14। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 11 9 20 32, तो यानी 32 मिलेगा, 32 20 और इनको ऐड करोगे तो ये 40
प्लस 9 49 हो गया। तो देखिए पहले वाले का कोड W ही है, फर्स्ट का हो गया W। फर्स्ट W यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। थर्ड X होगा ही होगा, ये भी कंफर्म है। तो सेकंड Y है या नहीं है? तो सेकंड आप चेक करो क्या Y है, बस इतना चेक कर लो। तो सेकंड में देखो J का अपोजिट क्या है? J का अपोजिट होता है डियर Q, A का अपोजिट होता है Z, N का अपोजिट होता है M, Q का 17, Z का 26, M का 13। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये हो गया 30, और देखिए 17 13 30 और 30 और 26 मिलके 56। तो 56 आपका आना चाहिए था। क्या आपको 56 यहाँ दिखा? ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो यानी दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो y नहीं बन सकता, तो y नहीं बन सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। यहाँ पर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, इन्हें एक सीक्वेंस में ऐड करना है, लिखना है। और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे पूरे 50 सेकंड, सॉरी 50 सेकंड कह रहा हूँ, 30 सेकंड्स, यानी आधा आधा समय, आधा मिनट। इस आधे मिनट में यू हैव टू अरेंज, वैसे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट के बाद डियर जो आपका होता है वो होता है टॉडलरहुड, यानी जो बच्चा रैंक कर चलता है तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद बनता है आपका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद बनता है डियर आपका थोड़ा एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट के बाद डियर ओल्ड एज यानी 5। 31 425, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, देर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी एज अलग अलग है, और जब एज अलग अलग है तो आपसे एज बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। द एज ऑफ द ओ इज इक्वल टू दैट द टोटल एज ऑफ एल एंड एम। फिर पीज एज इज इक्वल टू द टोटल एज ऑफ के एंड एन। केज एज इज हाफ द एज ऑफ एम। पी इज 1 ईयर एल्डर देन ओ। द sum of the age of the k and m is 45. The sum of the age of k and n age of n and l is 32. Which of the following is true on the basis of the given information? तो यानी अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका सही क्या होगा। तो ऐसे केसेस में एक सजेशन दूंगा, सबसे पहले सब डेटा अरेंज करो कायदे से, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो जल्दी से करो। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, हमें दिया है के एल एम एन ओ पी, 6 लोग। एन एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ एल। एन की एज जो है वो 3l है, हमने यहां पर लिख ली। द एज ऑफ ओ इज इक्वल टू द एज ऑफ एन एंड एल एंड एम। ओ की जो एज है वो एल प्लस एम की एज के बराबर है, हमने यहां पर लिख लिया। P's age is equals to the age of total age of K and N. P की जो एज है वो K और N की एज के बराबर है। फिर यहाँ लिखा है K's एज इज हाफ द एज ऑफ M। K की जो एज है वो हाफ है, हाफ द एज ऑफ M। हमने इसको K की एज भी लिख ली यहाँ पर। P इज 1 ईयर ओल्डर देन O, यानी जो P है ये 1 ईयर ओल्डर देन O है। P इनकी जो भी एज है उससे एक एज ज्यादा इसकी हो जाएगी। P इज 1 ईयर ओल्डर देन O। द फिर लिखा है द सम ऑफ द एज ऑफ K एंड M इज 45। अच्छा देखिए K और M की जो एज का सम है K प्लस M इक्वल्स टू 45।
द सम ऑफ द एज ऑफ n and l is 32. n and l is 32. तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को देखते हुए यहां पर सही क्या है। डियर इस केस में हमें एक इक्वेशन यहां पर जो काम करेगी वो ये काम करेगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आपको कह रहा है एल और एम, एल प्लस एम का जो सम है वो एक कम है किससे, के और एन से, तो के प्लस एन, के प्लस एन, तो के एन एल एम सब मिला के कितना हो जाएगा डियर, इन सबको ऐड कर दे तो रिजल्ट आ रहा है 77, यानी यहां पर तो रिजल्ट आपका कितना जा रहा है 77 जा रहा है, ये तो क्लियर है। और आपको पता है ये एक ज्यादा है, तो अगर हम इसमें से -1 कर दें तो रिजल्ट आएगा 76, तो यानी अगर दोनों को हाफ हाफ करें तो ये बनेगा 38 और ये बनेगा 39, क्योंकि एक हमने यहां से कम किया था, तो इनका जो सम होगा डियर 38 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा, यानी L प्लस M 38 और K प्लस N आपका 39 जा रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करो अगर, वो भी ध्यान से, वो ये कि जो K है वो 1/2 है M का। हम फिर से देखें, अब यहाँ पर इक्वेशन ऐसी है, चलो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, K जो था वो 1/2 है किसका, M का। फिर यहाँ पर देखिए, फिर L की एज, फिर M की एज, तो मैं इन सबको हटा देता हूं। फिर M के बाद आ गया आपका N जो है वो 3L है। अब आप एक चीज देखिए, O जो था वो L प्लस M है, O की एज, तो यहां से ये भी हटा देते हैं। P की जो एज है वो K प्लस N है, तो हमें पहले तो एज निकालनी पड़ेगी, सबकी एज क्या है। हमने ये क्लियर कर लिया था डियर कि किसकी एज क्या होगी, ये तो हमने क्लियर कर लिया था, क्योंकि इन सबकी जो एज है उसमें से इनकी एज का जो सम है वो +1 है कंपैरेटिवली इसके, तो यानी दोनों की एज का जो सम है, इनका 38 है, इनका 39 है, ये हमें पता चल गया था। तो अगर इनका 38 इनका 39 है, तो उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, हम कहते हैं L प्लस M 38 और ये देखिए K प्लस N 39, सबका सम मिला के 77 है। ये एक इक्वेशन आपने अलग से तैयार कर ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं आपको रीजनिंग के तरीके से ही समझाऊंगा। डियर आप एक चीज देखो, जो के की एज है 1/2 है किसके, एम के, 1/2 है किसके, एम के, हम यहां पर लिख लेते हैं। एल की एज जो है वो एन की एज का 1/3 है, यानी एन 3 टाइम्स है किसके, एल के। मान लो एल कुछ भी है तो एन 3 टाइम्स है 3L, तो यानी दोनों तरफ बेनिफिट इधर कम ज्यादा का है। अगर हम इक्वेशन में ये माने कि एल की पोजीशन मान लो 10 है, तो यानी ये तो आपका 30 बचा, और 30 का मतलब है ये हो गया 15, और अगर ये 15 हो गया तो 15 के बाद डियर ये बचा 24, क्लियर है, 24 बचा, तो इनका तो सम 40 हो गया, तो ये इक्वेशन यहीं पर ही गलत हो गई थी, सॉरी, अगर ये 10 है तो ये एक मिनट ये 28 हो जाएगा, बस गलती हमसे भी हो गई एक, तो डियर ये हो गया आपका 28, तभी तो 38 बना दोनों की एज मिला के, और ये 28 है तो डियर ये 14 हो गया, और ये 14 और 24 मिलके डियर आपका जो बना ये 38 बना, 39 तो नहीं गया, यानी हम बहुत क्लोज हैं इक्वेशन में, यानी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो अगर हम इसको 9 ले लें तो 9 के बाद डियर ये बचेगा 29, और 29 का हाफ हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर ये भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि 29 का हाफ हाफ हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 14.5, 14.5, और अगर ये 14.5 होगा तो ये 23.5 हो जाएगा, और 23.5 ये 3 टाइम्स तो नहीं है, तो यानी ये वैसे भी गलत होगी, और ये देखिए ये 3 टाइम्स होना चाहिए था, ये भी नहीं बना। अगर हम एज ले ले 8, तो 8 या 24 तो यहाँ आना चाहिए था, और यहाँ पर 8 होने के बाद यहाँ 30 आना चाहिए था, तो यहाँ 15 आना चाहिए था। इन सबका सम क्या 77 जा रहा है, तो 38 तो ये हो रहा है, ये 39 भी हो रहा है, और ये देखिए एल की एज का 3 टाइम्स एन भी है, और एम की जो एज है उसका हाफ एन भी है, सॉरी के भी है, तो यानी ये बिल्कुल सही इक्वेशन आ गई, यानी के की जो एज आई, एल की जो एज आई डियर वो हो गई 8, यानी ये हम लोगों ने निकाला है, तो एल की एज हो गई 8, एम की एज आ गई आपकी 30,
एल की जो एज निकल के आएगी, एन की एज निकल के आई 24, ओ की एज वो भी निकालते हैं हम लोग, के की एज निकल के आई थी 15। अच्छा, ओ की एज कितनी आ गई, एल प्लस एम, एल हो गया ये, एम हो गया ये, यानी ओ की एज आ गई 38। अच्छा, पी की एज क्या है, के प्लस एन, के यहां पर है, एन यहां पर है, दोनों को जोड़ दो डियर बनेगा 39, ये सबकी एज आ गई। द एज ऑफ पी इज 41, क्या पी की एज 41 है, तो के प्लस एन की एज जो थी वही आपकी पी की एज थी, पी की एज 39 थी, ये तो हम पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ओ इज 21 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर ओल्डर देन के की 15 है, ओ 21 ईयर ओल्डर है, नहीं भैया ज्यादा है, तो आपका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कोई भी मेरे हिसाब से तो फॉलो नहीं कर रहा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देयर इन अ लाइन जया रैंक इज 84th फ्रॉम द बॉटम वाइल, देखो अब ये देखो एक लाइन में जया की रैंक 84th है फ्रॉम द बॉटम, अगर 84th है और टोटल इसमें बैठे हुए लोग जो है वो 85 हैं, तो ऊपर एक ही लोग बचे होंगे, और जया की रैंक आपको बताना है टॉप से क्या होगी, तो डियर जब टॉप से काउंट करेंगे तो जया की रैंक सेकंड हो जाएगी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो डियर आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग, हमें देखने के लिए शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ टीम निष्ठा पर, और इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए और सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना है एंड लॉजिक्स को कैसे समझना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।